औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम वतन की नशरियात में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में आज़म मोहम्मद साहब, जिनका ताल्लुक़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ है और जिन्होंने अपनी तमाम तर सर्विस जो है वो पाकिस्तान और बैरून ममालिक में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक तवील अरसा तक पाकिस्तानी कम्यूनिटी की एज ए काउंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान खिदमत की और इकॉनमी पे इनका अबूर है और इनकी राय हम जानेंगे पाकिस्तानी इकनॉमिक सिचुएशन पे। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम शेख साहब, जो कि एक तवील अरसा से तारकीन वतन होने के हवाले से अपनी जो खिदमात हैं अपने वतन अज़ीज़ के लिए पाकिस्तान से दूर रहते हुए वो यहाँ पर कम्यूनिटी के कामों में पेश रह कर दे रहे हैं। और इनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो आइए चलते हैं, पहले गुफ्तगू शुरू करते हैं जनाब नदीम शेख साहब से और इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उस पर क्यों इतनी सख्तियाँ और मुसीबतें आई हैं, आखिर इसकी वजूहात क्या है। शेख साहब, वेलकम ऑन हमवतन। थैंक यू राय साहब, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर विद यू स्पेशली एट हमवतन। तो आपके प्रोग्राम में देखता रहता हूँ माशाल्लाह। जो आप ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ख़ास तौर पे जिस तरह से आप अखबार और आपका न्यूज़ चैनल चल रहा है, आपको सब अब दिल की गहराई में तो शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले शुक्रिया शेख साहब। ये बताइए कि कब से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं। और सर, मुस्लिम लीग नून का सफ़र जो मेरा है वो 99 के बाद शुरू हुआ, जब नवाज शरीफ साहब को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो कू करके उनको उतारा। तो उसके बाद जो है हमने ये फील किया कि जो हमारे मुल्क की तरक्की है वो उसी सूरत में हो सकती है जब तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को काम करने दिया जाए। अगर आप उन्हें इख्तियारात देते हैं तो उनको साथ पावर भी दें उनको इम्प्लीमेंट करने की। उनको एक डमी की सूरत में ला के और पीछे से जो पॉलिसीज़ जो है वो कोई और चलाए, इस तरीके से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। उससे पहले भुट्टो साहब की एग्जांपल भी आपके साथ सामने थी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून, मैं शायद उस मुस्लिम लीग नून को बैकअप नहीं करता, उस नवाज शरीफ को बैकअप नहीं करता जो कि 92, 94, 96 में जब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके काम कर रहे थे। तो उस वक्त वो मेरी सूरत हाल, मैं उनको कभी भी बैकअप नहीं करता। कि जब उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान के वोटर का इतना तो हक है कि जिसको वो इलेक्ट करें, कल को उसको हुकूमत करने की भी जिम्मेदारी जो है और उसको खुल के उनको मौका देना चाहिए। जब मियाँ नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ये नारा लगाया कि वोट को इज़्ज़त दो और ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है हमारी पॉलिटिक्स में, इसको ख़त्म होना चाहिए वन वे और दी अदर, तो उस दिन से जो है मैं मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। और मुस्लिम लीग नून का मतलब मेरा ये नहीं है कल को अगर नवाज शरीफ को हटा के कोई ऐसा आदमी आता है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके वही 90s वाली मुस्लिम लीग में की तरफ मुस्लिम लीग नून को लेके जाता है, तो आई वॉन्ट बी सपोर्टिंग दैट सॉर्ट ऑफ आइडिया अगेन। बिकॉज अगर आपको याद है तो वली खान ने एक दफ़ा कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आखिरी स्ट्रगल जो है वो पंजाब से होगी। और हम पंजाबियों पे ये कर्ज है मेरा ख्याल है। आपने कभी सोचा है कि सिंधी, बलोची, पठान क्यों कोयटा में चुन के पंजाबियों को मारते हैं, सिंध में हमारे खिलाफ नफरत क्यों, उर्दू स्पीकिंग हमारे खिलाफ नफरत क्यों? वो इसलिए कि अगर हम देखिए कि 70s के उससे पहले भी हमने एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने वाली मेन कम्युनिटी जो रही है वो पंजाब की रही है। और हमारी डोमिनेंस फौज में अनफॉर्चुनेटली, मैं तो उसको अनफॉर्चुनेटली कहता हूँ, पंजाब के लोग हैं। इसीलिए जो नफरत हुई है वो पंजाब के ख़िलाफ़ और हमारी जो पंजाब की लोकल क़यादत है वो ऑलवेज बीन ऑन द साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो इट्स अबाउट टाइम कि वी हैव सम लीडर व्हिच मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एट द मोमेंट हु इज़ फाइटिंग अगेंस्ट इट। वी ऑलवेज फॉट अगेंस्ट एवरीवन जिसने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो जंग का आगाज़ किया हो, चाहे वो भुट्टो हो, वली खान हो या कोई और लीडर हो। हमेशा पंजाब में उनके खिलाफ गद्दारी के फतवे जो है वो शुरू किए गए। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट नीड टू चेंज। आखिर क्या वजह है ये मुस्लिम लीग नून पे इतना जवाल? और चलें किसी हद तक इसको भी मान लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून पे जवाल आने की वजह ये है कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे, इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ थी, तो इनकी आपस में कोल्ड वॉर वॉर्म होने की शक्ल इख्तियार कर रही है। लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो पैसा मुल्क से बाहर भेजना, बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाना, ये सारी चीज़ें, इनके हवाले से आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं तो ये कहूँगा, आप जो आपने क्वेश्चन किया आप इसके साथ डेट भी बता देते कि मनी लॉन्ड्रिंग, ये प्लॉट्स, ये यूनिट्स
सो कॉल्ड इन इंग्लैंड कब खरीदे गए? 92 90s में। उस वक्त नवाज शरीफ साहब को हम तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान थे उस वक्त। तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और ISI और हमारी जो एजेंसीज थी उनको नहीं पता था नवाज शरीफ करप्शन कर रहा है, उनको नहीं पता था ये पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। वो 2014 में जब नवाज शरीफ में डॉन लीक्स आई, उन्होंने कहा कि लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट, कि जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो मुल्क की पॉलिटिक्स में उसको कंटेन करना चाहिए, और जो हमारी जो इंटरफेरेंस है अफगानिस्तान और ईरान और अदर पार्ट्स ऑफ द हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, उसमें रिस्ट्रिक्ट करके, क्योंकि दुनिया जो है अब हमारा वो जो पुराना नैरेटिव था उसको अब नहीं बाय कर रहे। लेट्स प्ले द गेम फेयर। एक बड़ी अच्छी बात की शेख साहब ने कि उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब ने ये किसी भी बंदे ने ये बात नहीं की, आज तक किसी चैनल पे मैंने ये बात नहीं सुनी। शेख साहब माशाल्लाह बड़ी, मैं आपको दाद देता हूँ उस बात की, बड़ी अच्छी बात आपने की कि 92 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी, यूनिट्स खरीदे, बिजनेस बनाए, पैसा बाहर लेकर गए, उस वक्त ही वाज द मैन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो ये आगे कैरी ऑन करते हैं। शेख साहब आपकी तरफ वापस आते हैं, चलते हैं आज़म मोहम्मद साहब की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज़म मोहम्मद साहब की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो कॉमर्स के बंदे हैं ये, और पैसों का हिसाब और जितनी दुनिया के जो मामलात चल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या कर रही है, बाकी चीज़ें, एक प्रोग्राम आज़म साहब के साथ क्रिप्टो करेंसी पे हम स्पेशली करेंगे, आपको बताएंगे कि ये आखिर क्या है क्या नहीं। लेकिन आज जो है वो स्पेशली बात करेंगे आज़म मोहम्मद साहब से कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन क्या है, क्या वाकई आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान में पैसे की रेल पेल का टाइम है, या ये तिफल तसलियाँ वही सियासी वादे और जो सियासी स्टंट्स है वही चल रहे हैं। आज़म साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका जी कि आपने मुझे दावत दी है। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। जिस तरह नदीम ने कहा जी कि वी आर रेगुलर ऑब्जर्वर्स ऑफ योर प्रोग्राम, माशाल्लाह, एंड ऑनर्ड टू बी हियर। टू आंसर योर एक जुमले, एक वर्ड में अगर जवाब देना है तो यही कहूँगा मैं कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, ठीक है, सियासी थिएटर। जहाँ तक इकोनॉमी को आप अगर देखें तो इट्स नॉट फेयर कि आप एक वक्त में देखें, यू हैव टू सी फ्रॉम द बिगिनिंग। पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देखें तो तकरीबन हर 10 साल के बाद एक रोलर कोस्टर ऊपर नीचे, जिसमें सिविलियन हुकूमत, मिलिट्री, सिविलियन, मिलिट्री, और मिलिट्री का कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि उस वक्त एड आपको ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। अयूब साहब के ज़माने में बिकॉज ऑफ सीटो सेंटो, जिया साहब, रशिया, मुशर्रफ साहब, 9/11, तो इट इज़ नॉट ऑल्सो फेयर कि टू से कि जी मिलिट्री की परफॉर्मेंस वॉज बेटर, नो, हालात चेंज हुए थे। नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत गई और इनको जब हुकूमत मिली, तो अब ये है कि जी उनके पहले साल में क्या, इनके पहले साल में क्या, आई डोंट बिलीव इन दैट। वी हैव टू सी इट एज अ नेशन, बट बिफोर आई कम एज अ नेशन, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेस इज ऑन PTI एंड PMLN, कम से कम मेरे जहन में कोई शक नहीं है दैट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ PMLN was much better than People's Party or current PPP, हाँ, better than PPP and the current PTI। करप्शन वगैरह पे मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नवाज शरीफ करप्ट आदमी है, ना नैब के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने ये कहा कि ये करप्ट है। ही इज नॉट इन अरेस्टेड बिकॉज ऑफ प्रूवन करप्शन। इनको अरेस्ट किया है कि जी आप अपने मीन्स साबित नहीं कर सके जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स है। अगर यही मयार है तो फिर पाकिस्तान में मेरा ख्याल है हर बंदा जेल में होना चाहिए। वेरी बेचारा जो गरीब है, सिवाय उसके नो वन विल बी एबल टू प्रूव हाँ कि पैसा कहाँ से आया, कोठी कहाँ से बनाई, गाड़ी कहाँ से ली, बंगला कैसे लिया। किसी का 40 एकड़, किसी का 100 एकड़, कोई छोड़े जी उस बात को। इकोनॉमी पे आए तो अब हमारे लिए सोचने की बात है कि पिछले 10 साल में बांग्लादेश हर साल 12, 16, 18% इजाफा कर रहा है अपनी एक्सपोर्ट्स में, और हम वहीं की वहीं स्टैग्नेटेड है। इवन वी आर डिक्रीजिंग। हम 25 बिलियन आज तक क्रॉस नहीं कर सके, कभी 24 और फिर गिर के 23। अब झूठ ना बोले लोगों को। मुझे सिर्फ ये एतराज़ है करंट हुकूमत से कि 2 महीने जुलाई, अगस्त और
कुछ सितंबर में आपकी इंपोर्ट्स काफ़ी श्रिंक हुई बिकॉज ऑफ मैसिव डिवैल्यूएशन। आप कहते हो जी ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट बड़ा अच्छा हो गया जी, 67% कमी आ गई, हमने तीर चला ली और यही ट्रेंड रहेगा जी आगे, तो बस मुर्गियां सबके घर पे होंगी, अंडे सब खाएंगे, गाड़ी सबके पास होगी, मोटरसाइकिल। नो, डोंट फूल पीपल। सोचने की बात है कि जी यू आर द नेचुरल प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड कॉटन यार्न। एक हम है, एक इंडिया है, कुछ हद तक ब्राज़ील है और चाइना है, लेकिन जो दुनिया का फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर गवर्नमेंट का है वो चाइना है। सेकंड लार्जेस्ट इज बांग्लादेश, जिसके पास ना कोई कॉटन ना कोई यार्न की इंडस्ट्री। उनको यार्न और कॉटन कौन देता है? हम देते हैं। अगर आपके पास $10 हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप स्पिनिंग में करें, यार्न में करें, तो यू क्रिएट 1 जॉब। वो $10 की इन्वेस्टमेंट आप गारमेंट्स में करें तो यू विल क्रिएट 12 जॉब्स। तो हम वो बेवकूफ़ लोग हैं जो सारे कैपिटल हमारा ऐसी चीज़ों में गई हुई है, गारमेंट जैसे में बांग्लादेश आगे है। पॉइंट इज वी हैव टू थिंक, एक दूसरे को ब्लेम गेम को ख़त्म करें। आज इनकी इकोनॉमिक टीम आप देखें ना, वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग में, वही मिल मिला के। सो इफ दे कुड डिलीवर समथिंग दे वुड हैव डिलीवर्ड देन। जो उस वक्त नहीं कर सके आज वो कहाँ से करेंगे? अब हुकूमत के आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखें। एक साहब कहते हैं कि जी डिवैल्यूएशन वाज वेरी गुड, इट वाज ओवरड्यू, ये तो होना चाहिए था। तो इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग इमरान खान साहब ओन स्टेटमेंट, जब वो कहता है अच्छा मुझे तो पता नहीं, मैंने तो अखबार में पढ़ा जी कि। सो वाज इट अ गवर्नमेंट प्लान, वाज इट नॉट अ गवर्नमेंट प्लान मूव? नंबर 1। नंबर 2, दूसरा वो कहता है जी कि गाड़ी की इंडस्ट्री इसलिए बंद हो गई, स्पेयर पार्ट्स की इसलिए बंद हो गई कि मैसिव डिवैल्यूएशन हुआ है। तो अभी तो आप कहते हैं कि अच्छी चीज़ हुई, अब आप कहते हैं कि इससे डिवैल्यूएशन हो गई। डिवैल्यूएशन तो बेरोजगार। दिस इज बिकॉज यू डोंट वांट टू टॉक द ट्रुथ। ये मैं नहीं कहता कि सारा कसूर इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का, ज़ाहिर है पीछे से भी आ रहा है, बट कम से कम बेवकूफ़ ना बनाए लोगों को। नवाज शरीफ साहब के उस दौरे में जो भी उन्होंने किया होगा, लोड शेडिंग काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल की थी, प्रोडक्शन के लिए काफ़ी किया था। और ये जो मौजूदा हुकूमत है, अगर इनकी विजन के अंदर ये शामिल है कि हर बंदा मुर्गी और अंडे उगाए, तो कम से कम आप वो काम तो करें। मुझे तो कोई पोल्ट्री फार्म में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुर्गियां आप सप्लाई करें, इजाफा नहीं हो रहा है, हम खाएंगे। डू समथिंग विच। क्या आपके प्लान्स हैं? हमारे हालात काफ़ी सीरियस हैं और वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस कि नवाज शरीफ चोर है, भुट्टो चोर है, एक्स चोर है, इमरान खान साहब जो भी है। वी हैव टू सिट, जिस तरह नदीम भाई ने कहा कि जी फौज, सिविलियन, अब हमारा ये लेवल है, वी हैव टू कम अबव ऑल दीज थिंग्स। आपका कसूर है, मेरा कसूर है, इररेलेवेंट है। लेट्स सिट टुगेदर, इकोनॉमी को हमने कैसे आगे बढ़ाना है। अगर आप इकोनॉमी को नहीं बढ़ाएंगे तो हर चीज़ में। इस सी पैक का बहुत वावेला है, आप क्या समझते हैं कि ये भी कोई ड्रामा ही है या? आई एम नॉट अ फैन ऑफ सी पैक। क्यों? सी पैक आपको फ़ायदा उस वक्त होता है अगर बेनिफिशियरी आप होते, ठीक है? सी पैक का बेनिफिशियरी चाइना है। हमारी लालच ये है कि चलो इधर रोड बन गया, थोड़ी ये हो गया, कुछ जॉबें क्रिएट हो जाएंगी। उधार सारा आपका है, लोन सारे आप ले रहे हैं, बेनिफिशियरी वो है। इट्स सी पैक इज अ पार्ट ऑफ चाइनाज रोड। तो आप ये समझते हैं कि सी पैक जो है उससे पाकिस्तान को कम और बाकी ममालिक को फ़ायदा ज़्यादा होगा? जी हाँ, और बाकी ममालिक चाइना ही है, क्योंकि जो मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इस वक्त की जो टीम, इमरान साहब, सारे क्रेडिट लेना चाहते हैं कि जी हमारी वजह से, जिसकी वजह से भी हो, सबको अल्लाह खुश रखे, बशर्ते कि पाकिस्तान के लिए ठीक हो। सी पैक चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा है जी, तो उन्हीं के लिए सारा हो रहा है। अगर उनके फ़ायदे में हमें कोई कोलैटरल बेनिफिट्स मिल जाता तो वो भी अच्छी चीज़ है। सवाल यह है कि हु इज़ पेइंग फॉर व्हाट। हमारा मेन ग्वादर साइड से थोड़ी सी
डेवलपमेंट होगी बिकॉज ऑफ डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन टू चाइना, एक्सेस टू वार्म वाटर। अब उसमें बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, बिजली, ये सब आपके पहले से पीएसडीवी प्रोजेक्ट्स में थे। अब उनको अच्छा इसको भी सीपैक का खाता बना लिया। सीपैक के कॉरिडोर्स में जनाब इंडस्ट्री लगेगी। अच्छा, जब लगेगी तो हम भी माशाल्लाह दुआ करेंगे मुल्क के लिए। इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि ये कोई आज की बात नहीं ना, पिछले 10-15 साल से सीपैक कॉम को एक इल्यूजन दिखा रही है। सो आई एम नॉट वेरी होपफुल। इसमें जाहिर है बात वही पे आती है कि जब तक पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं होगी, बिल्कुल इंडस्ट्री काम नहीं करेगी, बिल्कुल, तब तक हमारी एक तो बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। जी हाँ। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक $10 से 12 लोगों की नौकरी लगाए। और देखें, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका क्या काम होता है, ठीक है, ही इज हु डिसाइड्स द नेशनल प्रायोरिटी। अभी मैं करप्शन, गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ। हर इदारे का एक जेन्युइन नुक्ता नज़र होता है जी। से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहती है जी कि ये पॉलिसी इस तरह होनी चाहिए, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एफबीआर कहते हैं नहीं, ये वाली पॉलिसी होगी तो इससे ये नुकसान है कि जी हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी, फलां होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज कहती है नहीं, अगर आप ये करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जो भी जेन्युइन रीजन सबके हैं जी। अब आपने बैठ के फैसला करना है कि भाई ये भी ये कह रहा है, ये कह रहा है। दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ नेशनल प्रायोरिटी कि जी मैंने एक्सपोर्ट बढ़ाना है या रेवेन्यू बढ़ाना है, ये प्राइम मिनिस्टर का रोल है। तो इसको करने के लिए आपके पास एक्नेक होता है जी, ओवरऑल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज बनाता है, छोटे लेवल पे वर्क्स। और एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री के लिए आपके पास होता है फेडरल एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड। फेडरल एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड का ये काम था कि ये सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक जगह डिस्कस हो, सारे सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स हो, प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करे कि अच्छा जी मैंने सबकी सुन ली, ये मेरा फैसला है। ये तो कहा जाता है ये बहुत बड़ी एक हवा फैली है हर तरफ की जी। जो ब्यूरोक्रेसी है वो पीटीआई की हुकूमत को चलने नहीं दे रही, इमरान खान साहब को वो काम ही नहीं करने दे रही। अगर नहीं करने देती है तो इसका मतलब इमरान खान साहब बड़े नाअहल है, ये मतलब हुआ ना। यू आर द प्राइम मिनिस्टर, हाउ कैन यू से। अभी तो पता नहीं, लोग कहते हैं इमरान साहब ने यहाँ तक भी कहा कि मेरे वजीर नाअहल है, मेरे ये नाअहल है, मेरे वो नाअहल। तो यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू शुड डू समथिंग। अब ये सिर्फ इमरान साहब पे गिला नहीं है। ये जो फेडरल एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की मैंने बात की, नवाज शरीफ साहब बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव 2013 में जब आए तो बड़ी उम्मीद थी कि ये कुछ करेंगे। एक फेडरल एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की मीटिंग नवाज शरीफ साहब ने नहीं बुलाई। कैन यू इमेजिन दैट। और उस वक्त से आपका एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है। वो शायद पाए नारी खाने में लगे। वो खैर आई वोंट गो इनटू दैट। हैरत की सिर्फ ये बात है कि जो सबसे ज़्यादा फेडरल एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की मीटिंग जिन्होंने बुलाई थी वो ज़ियाउल हक था, जिसने बाकी बड़े नुकसानात किए हैं, लेकिन इस मामले में ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। मुशर्रफ साहब ने भी दिखावे के 1-2 किए थे, उसके भी इम्पैक्ट नहीं था। वी वर एक्सपेक्टिंग द मोस्ट फ्रॉम। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जनरल ज़ियाउल हक के बाद सही मानों में नेशनल प्रायोरिटी पे किसी ने तवज्जो ही नहीं। ये तो फिर बात वही आन पड़ी मेरे ख्याल में कि बस वो जैसे खान साहब ने एक बार एक तकरीर में, मुझे फिक्रा उनका याद आ रहा है, शेख साहब आपको अच्छा लगेगा कि मियाँ जी उन जान दो साड़ी बारी आन दो। तो फिर ये बारियों वाले चक्कर मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली शेख साहब से, अब बारियों की चूँकि बात आई है, शेख साहब से ज़रा बात करते हैं। शेख साहब ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब उसका क्या आगे लाया अमल है कुछ? सर वो जो मरियम जो है वो भी सलाहों के पीछे हैं और मियाँ साहब भी सलाहों के पीछे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भूल जाते हैं चीज़ें तकरीरें करते हुए अक्सर के क्या हो रहा है क्या नहीं। तो कोई इनकी अंदर फैमिली में भी कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं? नहीं सर, मुस्लिम लीग नून का जो मतलब और जो है, जो मकसद है वो मियाँ नवाज शरीफ का वो नारा है कि वोट को इज़्ज़त दो। अब आप देखिए, आप ये कहते हैं लोग जो अंदर है, कभी आपने ये सोचा है वो अंदर क्यों है? उनका क्या जुर्म था? ऐसे कोई लोग जो इमरान खान के साथ वजारत में बैठे हैं, जिनके बड़े जुराइम हैं, उनकी फाइल्स भी हैं नैब में,
उन पे वो तो वजारत में है ना, वजारत में है ना, वो तो इसलिए उनकी तो फाइल वो- नहीं खुल सकती। तो उसका जो जवाब जो है वो भी आप, ये जो आपने सवाल किया इसका जवाब जो है हमारे जो वजीर दाखिला थे एजाज शाह साहब, उन्होंने भी कुछ वीक पहले ही प्रोग्राम में दिया था कि मियां नवाज शरीफ जो अंदर हैं वो अपनी कुछ हरकतों की वजह से अंदर हैं। आपने भी सुना होगा शायद कहा कि 2-3 बंदों की बंदों की वजह से। वो कौन बंदे थे, वो क्या चाहते थे, उनका क्या एजेंडा था? कोई नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था जी? उनका एजेंडा ये था कि कौम या लोग जिसको मुंतखब करते हैं उसको इत्मीनान देते हैं, उसको इख्तियारात देते हैं, उसको पावर भी दें, उसको करने दें। अभी आजम साहब ने बड़ी अच्छी बात की कांग्रेस की लिहाज से कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, उसको एजेंडे सेट करने चाहिए। लेकिन मियां साहब भी बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो पाए शाय खाने पे ज़रा ज़्यादा। वैसे सर- नून लीग की सर- मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, यार नून लीग की जितनी दावतों में भी जाए ना, ज़रा खापा शापा बड़ा अच्छा होता है उसमें। नहीं तो अब आप उसमें भी जाइएगा ना, क्या कहते हैं, लंगर खाना भी शायद अच्छा खाना हो। हाँ, लंगर खाने पे आपने बात जी, की। जी, सर अगर मुस्लिम लीग नून को खाने पीने का इतना शौक होता तो लंगर खाने हम जो है वो खोलते, इफ्तिताह इमरान खान ना करता। तो दूसरा एक बात जो आप मियां साहब के खाने का जिक्र कर रहे हैं, ये पंजाब का कल्चर है सर। मेरे घर में भी यही खाने पकते हैं। हमारे जो पंजाब के दोस्त हैं निहारी पाए हम किस वीकेंड पे नहीं खाते। अभी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, बंदा लाहौर दा होवे, बंदा लाहौर दा होवे तो ना खाए, दिस इज नॉट। आई एम मोर वरीड अबाउट कि भी आप काम करते हैं जो उनकी बात जिसमें आप, मैं आ रहा था उस तरफ के, जैसे उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार होना चाहिए, उसको एजेंडा सेट करना चाहिए, उसको फॉरेन पॉलिसी का भी इख्तियार होना चाहिए। अब किस मुल्क के साथ क्या हमने किस किस्म के ताल्लुकात रखने हैं, क्या वो आपने कभी करने दिया है किसी नवाज शरीफ या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को? अभी तक इमरान खान को नहीं करने दे रहे। मैं आई फील सॉरी फॉर हिम। मियाँ साहब जब आए थे नारा, जब 2013 में जब वो आए थे तो उनका क्या नारा था? मैं इंडिया से दोस्ती करूंगा। उन्होंने जंग का नारा लगा के नहीं इख्तियार लिया था, कौम ने उनको मुंतखब किया। जब वो इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है आपने जिस तरीके से करना चाह रहे थे, तो क्या आपने क्या नारा उन्होंने तो अपनी नवासी की शादी में बुला लिया था मोदी को, जिसका उसने बाद में बड़ी वो एक वीडियो वायरल हुई जी, बड़ा उसने मजाक बनाया कि जी मुझे फोन आया, जैसे वो मोदी की बेवकूफ़ी थी। तो प्राइम मिनिस्टर बैकडोर डिप्लोमेसी, ये रिलेशन जब आप बिल्ड करते हैं तो कैसे करते हैं रिलेशन बिल्ड? आपको ये कॉन्फिडेंस मेजर्स ही है ना सारे। तो अब ये वही मोदी है ना जो इमरान खान का फ़ोन नहीं उठाता था, इमरान खान कह रहा है मेरा फ़ोन नहीं उठाता, तो उनकी नवासी की शादी पे विदाउट प्रोटोकॉल आ जाता है। व्हाट इट टेल्स यू कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की वो इज्जत थी कि वो जाता है, वो अपना दौरा अमेंड करके विदाउट प्रोटोकॉल आके नवाज शरीफ की नवासी में करता है, और इधर हमारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसके पीछे पूरी आर्मी खड़ी है उसका फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा। विच प्राइम मिनिस्टर वुड यू लाइक टू हैव? मतलब ये भी यार ये भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अब हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसको सिविलियन को चलाने दें। अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, फॉर गॉड सेक इमरान खान को करने दें, उनकी कैबिनेट को करने दें, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसको मुल्क के अंदर चलाने दें। वहाँ जो है वो कादरी और दूसरे जो मौलवी हजरात थे, खादम हुसैन रिजवी, वो उन लोगों को आप सपोर्ट करना बंद कर आजकल रिजवी साहब सर अभी नहीं आएंगे। वो वो अगर पीपल पार्टी और नवाज शरीफ आए या ऐसी गवर्नमेंट आई जो कि आर्मी के अगेंस्ट हुई, तो वो आपको नजर आएंगे, नहीं रोड्स पे नजर आएंगे। नहीं, खादिम हुसैन रिजवी साहब इज बिजी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले कुछ अर्सा छुट्टी पे थे, वो छुट्टी पे बट और सॉरी उनका एजेंडा उनकी जरूरत तब भी पड़ती है जब कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो नारा देगी वोट को इज्जत दो और लोगों की तरफ जो है वो रुजू करेगी, उस वक्त मसला पड़ता है। आजम साहब की तरफ चलते हैं। और आजम साहब क्या समझते हैं कि ये हमारी कौम हर बार किसी मीठे धोखे का, मीठी गोली का, इन चीज़ों का शिकार होती रहेगी? वो शख्सियत का एक जो होता है हिसार उसमें रहेगी, और लव फॉर नथिंग, लीडरशिप और वो नारेबाजी उन्हीं चीज़ों में रहेगी, या कभी कुछ रहेगी, रहती आई है और रहेगी अनफॉर्चुनेटली, जब तक कि ये विशेष साइकिल भी नहीं कहूँगा मैं, लिंक ऑफ चेंज कहूँगा, उसमें कोई चेंज ना आए। एक बार आपको कुछ ना कुछ तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज यही चलता आएगा जी। भुट्टो साहब वॉज द होप, अब भुट्टो नहीं है तो हम मर जाएंगे, नहीं फिर मर्द मोमिन साहब आ गए, जिया चला जाएगा फिर क्या होगा, ये आ गए, अब बेनज़ीर आ गए, अब इमरान खान आ गया, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बट आई लाइक टू कम टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कोई हुकूमत कर ले, इमरान साहब का जो भी कर ले, हमें खुश होना चाहिए इफ़ दे कैन डू इट। दुनिया में जो मिलिट्री
एक्सपर्टीज़ है नेशनल सिक्योरिटी, जिसका नदीम साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उनका अपनी स्पेस से बाहर आना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंसान है जिसमें दोनों ही एक्सपर्टीज़ थी, और ऐसा कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसमें दोनों एक्सपर्टीज़ थी, जो मैकनामारा साहब थे अमेरिका के। ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो सारा डिफेंस, मिलिट्री, सिक्योरिटी, उसके वो एक्सपर्ट्स थे। फिर वो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनता है, तो इकोनॉमी का भी वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो हियर इज़ अ मैन हु नोज बोथ द साइड्स। तो उसकी एक कोटेशन काफ़ी है कि बताना कि नॉट एग्जैक्ट बट समथिंग टू दिस इफेक्ट, उन्होंने कहा कि जी एन आर्मी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस बट इट्स नॉट इनफ। उन्होंने कहा टैंक्स आर नेसेसरी फॉर विनिंग बैटल्स बट इट्स नॉट इनफ। इस तरह वो चलते गए, एयरलाइन, एयरप्लेन, न्यूक्लियर बॉम्ब, जो मर्जी आप लाए, कहते दे आर नॉट इनफ। उसने कहा इनफ क्या है जी? इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 3 बार उसने ये रिपीट किया। और ये एग्जांपल आपका सोवियत यूनियन का है। इट वाज अ माइट बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी, टुकड़े टुकड़े हो गए। अब पाकिस्तान में भी माशाल्लाह हम इंडिया से कंट्रोल उनको रोक सकते हैं, न्यूक्लियर डेटरेंस है, हमारा क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस है, बट एट सम स्टेज वी विल हैव टू गो बियॉन्ड दिस एंड फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया ने देख रहे हैं ना, इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक राय साहब, मेरा एक एक्सपीरियंस मेरा अभी पिछले दिनों, मेरे एक बांग्लादेश से दोस्त है, उनके घर के बांग्लादेश का ऑफिशियल विजिट कर रहे थे, यहाँ के ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स थे उनके, तो उनसे उनके घर में मुलाकात हुई। तो कन्वर्सेशन में एक बात आई, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग, जैसा आज़म साहब ने फरमाया कि उनकी जो सिर्फ कॉटन जो एक्सपोर्ट है वो $40 बिलियन के पास चली गई है, जस्ट कॉटन। तो मैंने कहा आपका जो करेंसी इकोनॉमी और दूसरे जो इसमें इतनी तेज़ी से तरक्की हुई है आपकी इकोनॉमी में, हमारे भी लोग गए हैं वहाँ इन्वेस्ट करने और बाकी दुनिया से भी सारे गए हैं, तो मैंने कहा इसकी वजह क्या है? आपके मुल्क में आर्मी की इंटरफेरेंस नहीं है? मेरा तो ख्याल था पहले तो काफ़ी थी, हमने सुना था 80s में और ये वो। कहता भाई साहब पहले बहुत होती थी, तो मैंने कहा अब क्यों नहीं होती? तो कहता जी हमारे पास जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के जर्नैल थे ना, वो ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे लोकल जर्नैल हैं जो कि अब नहीं करते। एक आखिरी सिर्फ एक, क्योंकि ये काफ़ी लोगों में गलत फहमी है कि मैंने भी यही कहा बांग्लादेश 40 पे पहुंच गया, तो क्यों? ये सिर्फ बांग्लादेश का कमाल नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, वजूहात है, जिसमें मेन आपके बांग्लादेश LDC था, तो उनको कोटा फ्री एक्सेस दिया गया था यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में। उस कोटा रजीम जो कि WTO के अंदर भी चलता रहा टिल 1995, उसका जो मेन 2 मुल्कों को नुकसान हुआ है, इंडिया एंड पाकिस्तान को। ठीक है, तो जो लोग अब पाकिस्तान से भी, जिस तरह इन्होंने कहा, पाकिस्तानी भी गए और भी गए, कोरियंस बहुत गए टू बांग्लादेश टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ कोटा फ्री। उसकी वजह से जब 95 में कोटा ख़त्म हो गया दुनिया से, तो ड्यूटी फ्री था बांग्लादेश में। पाकिस्तान के ऊपर EU में 12.5% ड्यूटी थी, बांग्लादेश को 0%, इसलिए भी लोग बांग्लादेश की तरफ गए। तो ये सिर्फ नहीं था कि बांग्लादेश इटसेल्फ वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर, इसमें और भी ममालिक हैं जो इन वजूहात से, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, कोरियन टेक्नोलॉजी, ये सारी भी इनको पहुंची है। हाँ, इट डज नॉट मीन हमारी बेवकूफ़ी को हम एक्सक्यूज़ करें। हमें तो किसी ने नहीं रोका कि आप अपनी गारमेंट को आप भी 100 बिलियन जितना काम कर, बट वो कुछ ये यान की एक्सपोर्ट और कुछ हमारी अपनी एंटी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज थी। आखिरी सवाल आप दोनों से, इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर में गुरिल्ला जंग की सूरत हाल है, गो खबरों में कम आता है, लेकिन हर रोज़ हमारे भी लोग मरते हैं, उनके भी मरते हैं, और वॉर चल रही है। क्या इस सिचुएशन में हमारी पार्टीज थोड़ी देर के लिए ये नहीं भूल सकती, हमारे पॉलिटिशियन ये नहीं भूल सकते कि हम अपने ज़ाती इख्तलाफात घर में रखें, एक दूसरे को नाकाम करने की कोशिश ना करें, मिल के कश्मीर के लिए हम आवाज़ बुलंद करें? और ये एक मसला जो ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का या इंडिया का मसला, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर इसको देखा जाए
तो दुनिया का सबसे बड़ा मसला इंसानियत का मसला है। इंसानियत कत्ल हो रही है वहाँ पे, रेप्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इसके हवाले से आप दोनों क्या पहले ये आपकी बातों ऑन अ लाइटर नोट, आपकी बातों से मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनको ज़्यादा जो उनको स्ट्रेस थी कि सऊदी अरब और ईरान का मसला मैं हल करा दूँ किसी तरीके से। तो वो कभी तेहरान में बैठे हैं, कभी सऊदी अरब में बैठे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू अदर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड टू कन्विंस देम अबाउट द कश्मीर इशू। सो एक तो ये है कि इमरान खान मेरा मतलब आजकल ज़्यादा तकरीर उन्होंने की थी यूएन में, उसके बाद जो उनकी जो भाग दौड़ है वो आपको भी रकम देखी पिछले, तो वो ईरान और सऊदी अरब के मफादात के लिए ज़्यादा है बनिस्बत के कश्मीर के मफादात के लिए। एक तो ये बात आपको मैं कहना चाहता था। दूसरा ये बात कि ये जो आपने कहा कि एक नहीं हो सकती, एक है, लेकिन उसके लिए जो गवर्नमेंट इन पावर होती है उनका ज़्यादा स्टेक होता है। दे शुड कम टू द पार्लियामेंट, वो कोई रेजोल्यूशन पेश करे। हाँ, कोई उसमें कोई हर्डल्स आती हैं अगर कोई अपोजिशन से, तो देन यू कैन सी, सारी आवाम देख सकती है भी कौन इसमें हर्डल बन रहा है। तो इनका एटीट्यूड ऐसा है ही नहीं। आप देखें जो कल भी कुछ लॉज पास हुए हैं वो सदारती ऑर्डिनेंस के जरूर पास हुए हैं, हालांकि पार्लियामेंट बैठी है, सेनेट बैठी है, कोई जो रूल्स जो बना रहे हैं लॉज वो पार्लियामेंट में आ नहीं रहे। तो दे डोंट टेक पार्लियामेंट सीरियसली। और उसमें कोई रेजोल्यूशन एक पास भी हुई थी कश्मीर पे, तो अपोजिशन इज ऑलवेज देयर, नून लीग और पीपल पार्टी और इवन मौलाना जो हैं, दूसरी जो जमाती लोकल जो पार्टीज हैं, वो दे आर ऑलवेज ऑन बोर्ड ऑन कश्मीर। बट ये थोड़ा सा गवर्नमेंट स्टेप तो ले उनको ऑन बोर्ड के लिए, दे लव टू बी ऑन बोर्ड। जो एलओसी के पास एक्सचेंज ऑफ फायर्स ये वो होता रहता है, इट्स रूटीन, नथिंग टू वरी अबाउट। हर जमाने दौर में वो चलता रहता है जी, इट्स रूटीन, दोनों साइड से जो भी है। जो आपने कहा ठीक है, यूनाइट हो, अच्छी बात है, बट अब आप मुझे गैर इंसानी लेबल ना लगा दें। आई विल से मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू यूनाइट दिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके लिए आप एक हो, ठीक है। ये नहीं मतलब कि कश्मीर को आप, कश्मीर के लिए आप ये हो गए तो कल आपने कश्मीर को फतेह कर लेना होना, तो फिर भी वही कुछ है जो आज हो रहा है। सो फॉर गॉड से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप करें। जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू कर देगा कश्मीर के हमारे भाई के साथ हम मिलके कुछ कर सकेंगे। इंडियन हुकूमत, इंडियन आर्मी जो भी है वो हमारे इस वक्त कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन ये भी नहीं है कि वी कैन जस्ट वॉक इन टू। तो एक स्टेलमेट है, रहने दे फिलहाल इसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चलें। उसी में हमारा फ्यूचर है, उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारे अगली जनरेशन्स की भलाई है। अगर इसके लिए भी हम यूनाइट नहीं होंगे तो बी रेस्ट एश्योर्ड आप कश्मीर के लिए भी नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आज़म मोहम्मद साहब, नदीम शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज की जो गुफ्तगू है वो मुझे तो बड़ा लुत्फ़ आया और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सुन के बड़ा लुत्फ़ आएगा। दिल तो चाहता है कि ये गुफ्तगू लंबी करें, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वक्त की किल्लत और मजबूरी जो है वो मजबूर कर रही है कि आज की नशिस्त यहाँ पे रोकें। इंशाल्लाह शेख साहब को और आज़म मोहम्मद साहब को हम दोबारा तकलीफ़ देंगे, वो आएँ, आपकी समातों की नज़र जो है वो अपनी एक्सपर्ट राय जो है वो करें। मेरे ख्याल में आज की जो गुफ्तगू है उससे मैंने लुबे लबाब यही निकाला है कि ख़ां वो सियासी पार्टी हो या वो गवर्नमेंट एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट हो, दिल धड़कता है तो पाकिस्तान के लिए। तो अगर हम ये कोशिश करें कि छोटे छोटे इख्तलाफात, छोटी छोटी बातों को बस पुश्त डाल दें और मिल के ये कोशिश करें कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आज़म साहब ने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अगर हम जोर दें। गांव का चौधरी इसलिए होता है, एक तो उसके पास ज़मीन बहुत होती है, दूसरा पैसा बहुत होता है, लोग इज़्ज़त उसकी इसलिए करते हैं। हम अपनी इज़्ज़त कर सकते हैं अपने मज़दूरों को, अपने किसानों को रोज़गार दे के, उनसे हम खेतों से जो गंदम, जो सोना हमारे खेत उगाते हैं, उनको हम दुनिया भर में भेज के बहुत इज़्ज़त भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारा पैगाम मोहब्बत है। अल्लाह।